दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण जीएस दृष्टि भूगोल श्रृंखला के अंतर्गत भारत के भूगोल में सबसे पहले हम भारत के संबंध में संपूर्ण परिचय जानेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसके सीमावर्ती देश और विश्व में भारत का स्थान क्या है। इन सभी प्रश्नों के साथ साथ हम भूगोल के सामान्य अवधारणाओं के बारे में भी जानेंगे, जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा क्या है, मानक समय किसे कहते हैं और भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य अवस्थित हैं। दोस्तों इसमें हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यानी जो तथ्य हैं उनको बार बार दोहराएंगे ताकि आपको ये याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय। दोस्तों सबसे पहले देखिए सामान्य परिचय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों भारत के भूगोल के अंतर्गत जो हम सामान्य परिचय जानेंगे, इसमें हम भारत का क्षेत्रफल जानेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत एवं कर्क रेखा यानी भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है उस पर कौन कौन से राज्य या भारतीय राज्य स्थित हैं, मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, भारत का दूरस्थ बिंदु क्या है और इसके सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले भारत के क्षेत्रफल के बारे में हम जानते हैं। आइए देख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल। दोस्तों भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये याद कर लीजिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत की भौगोलिक आकृति ये चतुष्कोणीय है। और दोस्तों भारत के जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है और पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार 2,933 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण भारत का जो विस्तार है वो थोड़ा अधिक है पूरब से पश्चिम की तुलना में। तो उत्तर से दक्षिण भारत की मुख्य भूमि का विस्तार ऐसे याद कर लीजिए 3,214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर जो हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो दोस्तों भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दो गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी विस्तार ये भारत जो है हमारा ये पूर्वी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है देशांतरी विस्तार की दृष्टि से। और इसकी अवस्थिति जो है प्राकृतिक अवस्थिति हिंद महासागर के उत्तर में है। तो हिंद महासागर के उत्तर में ये उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से देखें तो भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए विश्व में भारत का स्थान। तो विश्व में अगर जो हम भारत का तुलनात्मक अध्ययन करें तो दोस्तों भारत जो है हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। आप जानते हैं एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत इसी यानी एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये साउथ एशियन कंट्रीज के रूप में जाना जाता है। दोस्तों संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है भारत। यानी दुनिया की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है और ये आंकड़े 2011 की जनगणना के आधार पर हैं। तो संपूर्ण विश्व की कितनी जनसंख्या? दोस्तों संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में है। लेकिन अगर जो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो संसार के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है। देखिए महत्वपूर्ण है, ये तथ्य भी आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों जो हमारे देश का क्षेत्रफल है आपने पढ़ा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। ये संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत
पूरे विश्व में 7वें स्थान पर आता है। यानी क्रम से अगर जो देखा जाए तो भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। पहले स्थान पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर चीन, पांचवें पर ब्राज़ील, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर अपने भारत का स्थान आता है। तो हमने कुछ सामान्य परिचय जान लिया भारत के बारे में। अब आइए देखते हैं दोस्तों अक्षांशीय विस्तार। देखिए, अक्षांशीय विस्तार की बात करें अगर जो, तो सामान्य रूप से हम देखें दोस्तों, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अक्षांश रेखा या अक्षांश किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों। अक्षांश जो है वो विषुवत रेखा, हमने बात किया भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है दोस्तों, वो विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कही जाती है। और अक्षांश रेखा पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ये अक्षांश रेखा कही जाती है। तो सामान्य तौर पर अक्षांश किसे कहते हैं, तो दोस्तों अक्षांश जो है विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा जिसको कहा जाता है, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, जबकि अक्षांश रेखा पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूमध्य रेखा कौन सी है जिसको हम विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो दोस्तों भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण दिशा में दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और विषुवत वृत्त जो होता है दोस्तों, जिसको हम 0 डिग्री या विषुवत रेखा भूमध्य रेखा कहते हैं, ये विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। और जो अक्षांश हैं उनका मापन अंश, मिनट और सेकंड में किया जाता है। तो ये हमने अक्षांशीय विस्तार के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों को जाना और इसी के आधार पर हम आइए कुछ अक्षांश रेखाओं के विशिष्ट तथ्यों के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं, अगर जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 1 डिग्री के अक्षांश अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में 89 यानी 89 है और दक्षिणी गोलार्ध में 89 है। और दोस्तों अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 179 है। कैसे, विषुवत वृत्त जो होता है वो 1 अक्षांश रेखा है, उत्तरी गोलार्ध की 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध की कुल 89 अक्षांश रेखाएं, तो ये आपकी 179 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। और एक तथ्य ये भी है दोस्तों कि 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है, तो ये दूरी याद रखिएगा 111 किलोमीटर यानी 111 किलोमीटर दूरी होती है 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्षांश रेखाओं के 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या उत्तरी गोलार्ध में 89 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 होती है। दोस्तों प्रधान यामोत्तर रेखा क्या है, तो देखिए प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। देशांतर और अक्षांश रेखाओं में अंतर है दोस्तों। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है और ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। देखिए अगर जो हम यहाँ पर एक पृथ्वी का आकार लें तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाती है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ में। ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं दोस्तों। ये नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो प्रधान यामोत्तर रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है और इसकी विशेषता ये है कि ये भी
पृथ्वी का 2 बराबर भागों में विभाजन करती है। देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, जो देशांतर रेखाएं हैं ये असमानांतर रेखाएं होती हैं, क्योंकि परिभाषा के अनुसार अगर जो देखा जाए तो प्रधान यामोत्तर के पूरब और पश्चिम में उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। दोस्तों, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखाओं में या जो उनका गैप है उनकी मध्य दूरी में वृद्धि होती है, और विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो 111.33 किलोमीटर होती है। तो जब यहाँ से कोई गोला है, नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाती हैं रेखाएं तो ऐसे खींची जाती हैं, इस तरह से गोलाई में खींची जाती हैं, तो ये समानांतर रेखाएं नहीं हैं। लेकिन जब यहाँ विषुवत रेखा पे जब आप आते हैं 0 डिग्री अक्षांश पे, तो यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। तो अक्षांश और देशांतर जब आप समझ गए हैं तो इस आधार पर आइए देखते हैं भारत का विस्तार अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। तो इस चित्र के माध्यम से दोस्तों आप समझ सकते हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चित्र में देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका मुख्य भूमि है। और अगर जो देशांतरी विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है इसका। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये अक्षांशीय विस्तार है, और 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ये भारत के मुख्य भूमि का विस्तार क्षेत्र है। दोस्तों, अगर जो हम भारत के संबंध में अवस्थिति और विस्तार के संबंध में विशिष्ट तथ्यों को देखें तो दोस्तों भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका विस्तार उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो देखिए भारत न तो पूरी तरह से बहुत अधिक गर्म देश है, न तो बहुत अधिक ठंडी वाला देश है, और ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में भारत का विस्तार है। भारत और कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो दोस्तों देखिए भारत और कर्क रेखा के संबंध में जब हम अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर बता दें कि कर्क रेखा जो है वो कर्क रेखा क्या है। तो कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में दोस्तों आप जानते हैं कि अगर जो ये पृथ्वी है तो ये हमारा 0 डिग्री या विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को इसको कर्क रेखा कहा जाता है, और विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा कहा जाता है। तो भारत आप जानते हैं कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी जो है विषुवत रेखा के उत्तर में आपका जो कर्क रेखा स्थित है ये भारत से होकर गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा का जो स्थिति है वो कहाँ पे है दोस्तों। कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और दोस्तों देखिए दिन की अवधि में वृद्धि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की उत्तरायण की स्थिति के कारण होता है, और 21-22 जून को सूर्य के उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च बिंदु होता है। कर्क रेखा के गुजरने का मतलब ये है कि भारत के लगभग बीचों बीच यानी मध्य भाग से ये कर्क रेखा गुजरती है। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ से बनता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आप याद कर लीजिए दोस्तों, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर स्थित है। दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित जो भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम पहले पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं। सबसे पहले गुजरात है, तो गुजरात कर लीजिए, गुजरात पहले नंबर पर है। राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा इसमें आता है। उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है, फिर हमारा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल दोस्तों, ये हमारा वेस्ट बंगाल है। उसके बाद त्रिपुरा है, फिर मिजोरम। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्य हैं। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। ये 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। पश्चिम से इनका क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य हैं। दोस्तों, मानक समय क्या होता है? मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? दोस्तों, मानक समय को प्रामाणिक मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। और भारतीय मानक समय के संबंध में जो विशिष्ट तथ्य हैं दोस्तों, भारतीय मानक समय को प्रामाणिक मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। और जो समय का निर्धारण होता है वो देशांतर रेखाओं से होता है। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। तो याद कर लीजिए, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं 6वीं कक्षा के भूगोल से ही कि जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। और एक तथ्य इसके बारे में ये है दोस्तों कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश में नैनी, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि से गुजरती है। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय मानक समय के लिए। दोस्तों, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का संबंध भारत के 5 राज्यों से है। कर्क रेखा आप जानते हैं भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन जो हमारी भारतीय मानक समय की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर से दक्षिण इनका क्रम क्या है? तो ये हैं सबसे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये नैनी के निकट प्रयागराज और मिर्जापुर जिलों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। दोस्तों, अगर जो भारतीय मानक समय को GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से तुलना करें तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये प्रधान यामोत्तर के पूरब में स्थित है, इसलिए ये प्रधान यामोत्तर यानी ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। और ये कितना आगे है? 5.5 घंटा। दोस्तों, पृथ्वी का 24 घंटे में 360 डिग्री घूमना, इसी आधार पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री घूम जाती है। तो हमने भारतीय मानक समय के बारे में विशिष्ट तथ्यों के बारे में जाना कि भारतीय मानक समय को प्रामाणिक मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, और भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो है निर्धारित किया जाता है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अब आइए कुछ विशेष तथ्यों के बारे में जानते हैं दोस्तों, देशांतर रेखाओं के बारे में। दोस्तों, कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? तो दोस्तों, कुल देशांतर रेखाएं 180 डिग्री पूरब में और 180 डिग्री पश्चिम, तो ये 360 डिग्री पर अवस्थित हैं। महान वृत्त क्या है? तो दोस्तों, सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। चाहे जो कोई देशांतर रेखा हो उसके द्वारा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रधान यामोत्तर रेखा दोस्तों, तो जो हमारा प्रधान यामोत्तर है यहाँ से पूरब दिशा में जाने पर समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से आगे होता है, और ग्रीनविच मीन टाइम से पश्चिम दिशा में जाने पर समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे होता है। भारत का समय GMT यानी प्रधान यामोत्तर से पूरब की ओर स्थित होने पर 5.5 घंटा आगे है। दोस्तों, अगर जो 0 से 180 डिग्री पूरब जाने पर क्या स्थिति होगी? तो 0 से 180 डिग्री पूरब जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटा आगे होगा। 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटा पीछे से होगी। और इसी आधार पर एक प्रश्न बनता है कि 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतरों में समय का कुल कितना अंतर होता है?
तो दोस्तों 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतरों में समय में 24 घंटे का अंतर होता है। दोस्तों एक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों ये एक काल्पनिक रेखा है और भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूरब और पश्चिमी यामोत्तर के लगभग साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की कल्पना की गई है। और ये तिथि रेखा स्थल खंडों को छोड़कर निर्धारित की गई रेखा है ताकि अगर जो वो किसी स्थल खंड से जा रही हो तो दोनों के समय में साम्यता बनाई रखी जा सके। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत के दूरस्थ राज्य या दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत के सुदूर राज्य 31 अक्टूबर 2019 के आधार पर अगर जो हम देखें सबसे पहले पूरब की ओर जाएं तो सुदूर पूर्वी राज्य यानी पूरब में सबसे दूर का राज्य कौन सा है, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगता है भारत की दृष्टि से देखा जाए तो। पश्चिम में तो सुदूर पश्चिमी राज्य हमारा गुजरात है और सुदूर उत्तरी राज्य जो है हमारा हिमाचल प्रदेश है। ऐसे तो जम्मू है हमारा सुदूर उत्तरी राज्य और सुदूर दक्षिणी राज्य क्या है मुख्य भूमि से, ये तमिलनाडु राज्य है। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर और पूरब में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में गुजरात है। इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर क्लियरेंस दिया गया है कि लद्दाख जो है उत्तरी भाग में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे अधिक दूर की बात की जाए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक सुदूर तो ये लद्दाख है और दक्षिणी भाग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया दोस्तों। अगर जो हम राज्यों की बात करते हैं सुदूर स्थित राज्य, तो उत्तर में अब राज्य जो है हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य यानी एचपी जो है ये राज्य है, यूनियन टेरिटरी नहीं है, इसीलिए अगर जो राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश हमारा उत्तर में है। लेकिन जो दूरस्थ या उत्तरस्थ स्थित जो हमारा राज्य है वो केंद्र शासित प्रदेश है जो कि लद्दाख है और दक्षिणी भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ पर तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक सुदूर जो है लद्दाख उत्तरी भाग में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दक्षिणी भाग में है। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत के सुदूरस्थ बिंदु यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बिंदु जो हैं भारत के वो कहाँ कहाँ पे हैं। हम लोग बार बार पढ़ते हैं जानते हैं कि उत्तर में इंदिरा कोल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, पूरब में किबिथु अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी में गौहर मोती या गुहार मोती गुजरात में स्थित है। तो इसको यहाँ पर देख लीजिए आप भी। भारत के दूरस्थ या सुदूरस्थ बिंदु उत्तर में इंदिरा कोल है जो कि लद्दाख में स्थित है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पूरब स्थित बिंदु किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिणी बिंदु भारत का जो है वो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है और मुख्य भूमि में कन्याकुमारी तमिलनाडु में भारतीय मुख्य भूमि का दूरस्थ या दक्षिणतम बिंदु है, जबकि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। और पश्चिमी सबसे पश्चिम स्थित जो जगह है वो गुहार मोती गुजरात में स्थित है। भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। दोस्तों भारत के सीमावर्ती देशों में दो प्रकार की सीमाएं हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरी मानव निर्मित सीमाएं। देखिए भारत की भू सीमा जो है दोस्तों 15,106.7 किलोमीटर है और द्वीप क्षेत्रों सहित जो तटरेखा है ये 7,516.6 किलोमीटर है। और इसी प्रकार स्थलीय सीमा की बात करें तो उत्तर में भारत की सीमा चीन और नेपाल से लगती है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लगती है, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार से, उत्तर पूरब में भूटान से। तो देखिए ये कितने देश हो गए, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लगती है और ये भारत के पड़ोसी देश हैं। दोस्तों भारत जो है मानव निर्मित सीमा साझेदार देश कौन कौन हैं,
तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से मानव निर्मित सीमा साझेदार देश हैं। और निकटतम पड़ोसी देशों में भारत के 9 पड़ोसी देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। और दोस्तों पाकिस्तान जो है मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की भारतीय सीमा का साझीदार देश है। अगर जो भारत से सीमा रेखा के आधार पर देखा जाए तो भारत से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? ये बांग्लादेश है। उसके बाद चीन का स्थान आता है। लेकिन सबसे छोटी सीमा रेखा जो है भारत की वो अफगानिस्तान से लगती है। तो ये महत्वपूर्ण है, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से और सबसे छोटी अफगानिस्तान से लगती है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों, ये लास्ट में। उसके बाद हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर पर आएंगे। देखिए, भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं वो कौन सा स्थान है? तो ये है दोस्तों कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है और भारत का ये स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा है। याद भी रखिएगा, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य, ये हमारा जो है पूर्वोत्तर भारत का त्रिपुरा है। और भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है? तो ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय यानी IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर है। और भारत का मानक समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा या 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला है दोस्तों, भारतवर्ष में गांवों की संख्या कुल कितनी है? विलेजेस कितने हैं? तो 2011 की जनगणना यही लेटेस्ट हुई है। 2021 की जनगणना हो नहीं पाई कोविड-19 के कारण। तो भारतवर्ष में गांवों की संख्या 6,40,932 है। तो भारत में 6,40,932 गांव हैं। और देखिए अंतिम प्रश्न है, इसके बारे में हमने चर्चा भी किया है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये है अफगानिस्तान के साथ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। GS दृष्टि भूगोल श्रृंखला के अंतर्गत हमने भारत के भूगोल में भारत के सामान्य भौगोलिक परिचय के बारे में, इसमें हमने जाना कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत और कर्क रेखा के संबंध में कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, मानक समय क्या होता है और भारतीय मानक समय कहाँ से किन राज्यों से होकर गुजरता है, और भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं, इसके अलावा सीमावर्ती देश कौन से हैं, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ, और सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ मिलती है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। इसके अगले भाग में हम आगे और देखेंगे इसके विशिष्ट तथ्यों के बारे में, भारत का भौगोलिक विभाजन किस प्रकार से है, प्राकृतिक विभाजन किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में हम महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।